हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। माय नेम इज़ लकी झा। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो था माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर को, यानी एंथर यानी माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, एक लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है वो किस प्रकार से पाई जाती है, वो हमने बात करी थी। कि लास्ट हमने देखा कि एंथर है, एंथर की वॉल्स जो है वो 4 टाइप की होती है। एपिडर्मिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंडोथीसियम जो है क्या होती है, एक सिंगल लेयर की है। मिडल लेयर के बारे में हमने पढ़ा और टैपिटम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए लास्ट के ही लेक्चर से हम 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा लेने जा रहे हैं। कि देखिए लास्ट हमने जो डिस्कशन की थी कि एंथर है, अब एंथर के अंदर सबसे पहले आउटर मोस्ट जो वॉल होती है वो एपिडर्मिस होती है। ठीक है ना, उसके बाद में एक सिंगल लेयर की बनी हुई थोड़ी सी मोटी कोशिकाएं होती है, थिक लेयर्स कोशिकाएं होती है, जिसको अपन एंडोथीसियम कहते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है ना, हम लास्ट लेक्चर से थोड़ी बात कर रहे हैं। एपिडर्मिस, नेक्स्ट इज एंडोथीसियम। क्यों होती है ये थिक वॉल, क्यों होती है, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। उसके बाद में 3 से 4 लेयर्स की बनी हुई हमें टैपिटम अपने मिडल लेयर्स नजर आती हैं। ठीक है ना, 3 से 4 लेयर की 3 to 4 लेयर्स न्यूट्रिटिव लेयर्स होती हैं, ये पोषक परत होती है, न्यूट्रिटिव लेयर्स हैं, जिसको मिडल लेयर्स कहा जाता है। 3 से 4 लेयर होती है, ये मिडल लेयर्स हैं, मिडल लेयर्स। एंड लास्ट वन इज टैपिटम। ठीक है, लास्ट हमने क्या बात करी थी, टैपिटम। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे टैपिटम कहते हैं। अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये हो गई टैपिटम। और टैपिटम जो होगी, अपन इसको एक बार कवरिंग पूरा बना लेते हैं। वैसे तो ये सभी लेयर्स जो होती हैं वो पूरी आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगी, एकदम यूनिफॉर्म लेयर्ड होती है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये टैपिटम की लेयर हो गई, ये भी न्यूट्रिटिव लेयर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज हम टैपिटम के बारे में पढ़ेंगे। टैपिटम के अंदर जो है पोलन सेक होता है, पोलन सेक पाया जाता है, और पोलन सेक के अंदर ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यानी एक बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इतने सारे नाम हैं कि आपको सारे याद भी रखने पड़ेंगे, और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो सब याद भी हो जाएगा। देखिए टैपिटम हो गई आपके। ठीक है, टैपिटम के अंदर ये जो आप खाली जगह देख रहे हो इसे कहा जाता है पोलन सेक। ठीक है, पोलन सेक यानी परागपुटक। एक बात ध्यान रखना, परागपुटक जो होता है इसी को माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। इसी का कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी कहते हैं इसको, लघु बीजाणुधानी। देखिए इसे लघु बीजाणुधानी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसके अंदर ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यानी माइक्रोस्पोरेंजिया है बिकॉज इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, माइक्रो मतलब छोटे, स्पोर मतलब बीजाणु, कोई सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ छोटे छोटे आपको माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे, बहुत ही छोटे लघु बीजाणु मिलेंगे। ठीक है, वास्तव में ये लघु बीजाणु जो है यही आगे जाकर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, या आप एक तरह से अभी समझ सकते हो कि यही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन यानी परागकण होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो स्पोर्स बन रहे हैं, जो मेल पार्ट जो बन रहा है वो बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया में। तो लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड इन दी माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि माइक्रोस्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन को ही कहते हैं। ठीक है, और आपके माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी किसको कहते हैं, तो वो पोलन सेक को कहा जाता है। ये क्लियर रखिएगा। ठीक है ना, पोलन सेक को कहा जाएगा। यहाँ पर कभी कभी क्या होते हैं कि क्वेश्चन आते हैं आपके, 2 टाइप के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको सेम क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होगा कि पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोस्पोरेंजिया, निम्न में से कौन लघु बीजाणुधानी है। कभी कभी पोलन सेक लिखा हुआ आता है ऑप्शन में, कभी चारों ऑप्शन ही नहीं होते पोलन सेक के। पोलन सेक की जगह एंथर लिखा आता है। काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारी जगह पर मैंने क्वेश्चन देखा कि पोलन सेक की जगह पर पराग कोश ऑप्शन में दे रखा है। दोनों साथ में नहीं देंगे, दोनों साथ में दिया तो आप पोलन सेक को करेक्ट करना कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। लेकिन कभी अगर आपको ऑप्शन में पोलन सेक नहीं मिलता है तो वास्तव में देखो पोलन सेक तो बंद तो एंथर के अंदर ही है।
परागकोश के अंदर ही पोलन सैक पाया जाता है, तो तब उस कंडीशन में आपका आंसर एंथर होगा। अगर पोलन सैक ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो माइक्रोस्पोर किस में बन रहे हैं? तो कोई कहेगा कि भाई पोलन ग्रेन तो भाई एंथर में बनते हैं, ठीक है भाई, तो हम तो एंथर को नाम देंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया है, लेकिन रियलिटी में माइक्रोस्पोरेंजिया कौन है? पोलन सैक है, परागपुटक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का कि ऑप्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी पोलन सैक, लेकिन नहीं है अगर ऑप्शन में तो एंथर, परागकोश दीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, जो अंदर की तरफ जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, है ना, तो वो उसको न्यूट्रिशन देने का डायरेक्ट न्यूट्रिशन जो है वो उसको टेपिटम से मिलता है। किससे मिलता है? टेपिटम से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए टेपिटम, वो मैंने कहा इनडायरेक्ट डायरेक्ट न्यूट्रिशन, तो इसका मतलब ये है कि ये मिडल लेयर से न्यूट्रिशन को टेपिटम लेती है। टेपिटम जो है वो क्या करती है? मिडल लेयर से न्यूट्रिशन को लेती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर टेपिटम प्रोवाइड कराएगी माइक्रोस्पोर को। अब देखिए टाइप्स ऑफ टेपिटम की बात करते हैं आज हम। टाइप्स ऑफ टेपिटम, टाइप्स ऑफ टेपिटम, टेपिटम के प्रकार। टेपिटम के प्रकार देखिए, टेपिटम जो होती है वो दो टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेपिटम इज अमीबॉइड टेपिटम, अमीबीय टेपिटम। स्टूडेंट्स ध्यान रखें दीजिएगा, अमीबॉइड टेपिटम जो है ना, है ना, अब आप सोच रहे होगे इसमें अमीबा से क्या लेना देना है इसका? भाई इसका अमीबा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको जो अमीबॉइड टेपिटम जो है ना, ये क्या होती है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेपिटम है। मतलब प्राचीन प्रकार के जो आवर्तबीजी पादप थे, जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के प्लांट थे, जैसे कि ब्यूटोसोमा था, टाइफा है, ठीक है, तो टाइफा हो गया, ब्यूटोसोमा हो गया, उन सभी के अंदर आपको अमीबॉइड टाइप ऑफ टेपिटम मिलेगी, ठीक है ना। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाई जाएगी हमेशा, है ना, ये मॉडर्न एंजियोस्पर्म्स में नहीं होती है। ओनली फाउंड इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। केवल प्राचीन आवर्तबीजी पादपों में उपस्थित, ठीक है, सभी में नहीं पाई जाती। जैसे कि आपके एग्जाम्पल हो गया टाइफा, ब्यूटोसोमा, ठीक है, ब्यूटोसोमा। तो टाइफा एंड ब्यूटोसोमा जैसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं, अपने जो है वो प्राचीन आवर्तबीजी पादप होते हैं, ठीक है। इनके अंदर आपको अमीबॉइड टाइप ऑफ टेपिटम मिलेगी। देखो इस टेपिटम की खास बात क्या होती है कि देखो सिंपल बात समझना, इस टेपिटम में क्या होगा, जैसे ये इसकी कोशिकाएं हो गई, ठीक है, इसकी ये सेल्स हो गई। अब इन सेल्स के अंदर जो इसकी ये जो रेडियल वॉल्स है, इनकी जो अरीय भित्तियां है, इसको अपन कहते हैं रेडियल वॉल्स। ये जो बीच में पाई जा रही है ना, इसको कहते हैं अरीय भित्तियां, रेडियल वॉल्स, अरीय भित्ति, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये अलग अलग सेल्स है, ये अलग अलग कोशिकाएं हैं इसकी, ठीक है। लेकिन एक समय आने पर ये क्या करेंगे कि अपनी जो रेडियल वॉल्स होती है ना, उनको डिसॉल्व कर लेगी, ठीक है ना, उसको डिसॉल्व कर लेगी। तो जैसे ही इनके अंदर ये रेडियल वॉल्स जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो आप देखिएगा इनका सभी का साइटोप्लाज्म जो है, या फिर अपन प्रोटोप्लाज्म जिसको कह सकते हैं, तो इन सभी का जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, एक सिंगल। तो इनकी जो वॉल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ये इसका न्यूक्लियस हो गए, तो खूब सारे न्यूक्लियस हो गए। तो मतलब इन सभी का प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो आपस में मिक्स हो गया। मिक्स होने के कारण क्या हो गया कि प्रोटोप्लाज्म मिक्स है, न्यूक्लियस भी आपस में जो है ना वो फ्री घूम रहे हैं, ठीक है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है सभी के। तो जैसे ही अमीबॉइड टेपिटम क्या करती है कि अपनी रेडियल वॉल्स को डिसॉल्व कर लेती है, और इसका जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है वो सभी के सभी प्रोटोप्लाज्म सीधा इस पोलन सैक के अंदर आ जाता है। मतलब ये टेपिटम लेयर एक तरह से दिखाई नहीं देती, सारा का सारा जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो पूरा का पूरा जो अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे उनको सारा न्यूट्रिशन एक साथ ही दे दिया जाएगा, सारा न्यूट्रिशन एक साथ ही दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म जो था वो टेपिटम का सब के सब माइक्रोस्पोर को एक साथ ही मिल गया कि भाई अब पूरे प्रोसेस के अंदर जितना न्यूट्रिशन यूज करना है उतना कर लो,
ठीक है। तो ये इस टाइप की जो टैपेटम है इसको अपन प्रिमिटिव टाइप ऑफ टैपेटम कहते हैं, ठीक है ना, प्राचीन प्रकार का कहते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म में मिलेगी ये हमेशा। तो और साथ ही साथ इसकी वॉल डिसॉल्व हुई तो सारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठे मिल गया, ठीक है। अब एक बात समझना, आप एक बात समझिएगा, अगर इसका सारा सब प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपको पोलन सैक में मिलेगा तो मतलब इसके खूब सारे न्यूक्लियस बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलेंगे, है ना। ऐसा लगेगा कि भाई देखो कि जैसे इसके तो खूब सारे न्यूक्लियस हैं, ये लो भाई बहुत सारे केंद्रक हैं जो बिखरे हुए हैं, और साथ साथ में उसका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो था टैपेटम का वो सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है। तो हमें जो ये जो कंडीशन है ना ये हमें नज़र आएगी बिल्कुल प्लाज्मोडियम के जैसे। जैसे प्लाज्मोडियम जब रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें भी एक ऐसी स्टेज होती है कि बहुत सारी न्यूक्लियस जो है ना वो एक साथ देखने को मिलते हैं प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, हालांकि वो तो एनिमल है, आप सोचोगे कि कहाँ मैडम प्लाज्मोडियम और अमीबा की बात कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। अमीबॉइड तो इसलिए कहा है बिकॉज ये एक तरीके की इरेगुलर टाइप की टैपेटम है कि भाई सारा न्यूट्रिशन अपना एक साथ ही डिसॉल्व कर दिया, कोई वॉल्स नहीं है उनमें। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मोडियम की बात मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज प्लाज्मोडियम में भी ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है कि जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो खूब सारे न्यूक्लियस एक जगह पर इकट्ठा हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर सारा प्रोटोप्लाज्म आएगा इसका, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ मिलेंगे कि प्रोटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। तब जिस कंडीशन में यहाँ पर सारा जो न्यूट्रिशन आ जाएगा तब उस अमीबॉइड टैपेटम को कहेंगे पेरीप्लाज्मोडियल, ठीक है ना। तो इसका एक और नाम दिया जा सकता है इसी को, पेरीप्लाज्मोडियल टैपेटम, पेरीप्लाज्मोडियल, ठीक है। तो पेरीप्लाज्मोडियल क्यों कहा जाएगा, बिकॉज इसका सारा न्यूट्रिशन जो है ना वो एक साथ ही, सारा न्यूक्लियस एक ही जगह पर प्रेजेंट है, पूरा का पूरा जो इसका जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म वो एक जगह पर प्रेजेंट है, तो बिल्कुल प्लाज्मोडियम के जैसे नजर आने लगता है। तब इसको अपन कहते हैं पेरीप्लाज्मोडियल स्टेज, ठीक है, पेरीप्लाज्मोडियल अवस्था कहते हैं। तो ये टैपेटम फर्स्ट टाइप ऑफ टैपेटम है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेकेंड एंड सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली टैपेटम है सिक्रीटरी टैपेटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्रीटरी टैपेटम। देखिए स्त्रावी टैपेटम क्या होती है, टैपेटम को पोषउत्तक कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा। तो सिक्रीटरी टैपेटम क्या करेगी कि ये न्यूट्रिशन को सिक्रीट करेगी, स्त्रावित करेगी, जैसे कि यहाँ पर है। अब क्या होगा, जैसे सिक्रीटरी टैपेटम मिडल लेयर से न्यूट्रिशन लिया और धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके क्या करेगी कि न्यूट्रिशन जो है वो इस पोलन सैक में ट्रांसफर कर देगी कि भाई ये माइक्रोस्पोर जो है वो न्यूट्रिशन को गेन करे और अपना डिवीजन करते रहे, ठीक है। तो सिक्रीटरी टैपेटम न्यूट्रिशन को क्या करती है, सिक्रीट करती है। केवल न्यूट्रिशन को सिक्रीट नहीं करेगी, और भी चीज़ें हैं, देखते हैं। तो न्यूट्रिशन को अगर सिक्रीट किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है थोड़े थोड़े अमाउंट में, तब तो स्त्रावी टैपेटम है। लेकिन अगर वहाँ पर एग्जैक्ट पूरा का पूरा ही आप न्यूट्रिशन एक साथ ही प्रोवाइड करवा दो तो अमीबॉइड टैपेटम है। ये आपको मॉडर्न एंजियोस्पर्म में मिलेगी। अधिकांश एंजियोस्पर्म के पादपों में स्त्रावी टैपेटम ही पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए स्त्रावी टैपेटम के बहुत से कार्य होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने कहा प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर दी माइक्रोस्पोर, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, कि जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु हैं उनको न्यूट्रिशन देगी, पोषण प्रदान करेगी। सेकंड, सिक्रीट्स कैलेज एंजाइम। देखो कैलेज एंजाइम क्या होता है, एक बात समझना। जब ये एक बार में क्या होता है ना, एक बार ध्यान रखना, जब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चल रहा होता है, ठीक है, जब लघु बीजाणुओं का निर्माण चल रहा होता है, माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो शुरुआती स्टेज में जो है ना वो आपको माइक्रोस्पोर ऐसे 4 मिलेंगे और 4 एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, ठीक है ना। एक ऐसा मटेरियल होता है, एक केमिकल होता है जो इन चारों को अपने से एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है, चिपका के रखता है। तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो शुरू में एक दूसरे से अटैच होते हैं, और जिस मटेरियल से वो अटैच होते हैं उसको अपन कहते हैं कैलोज। क्या कहते हैं, कैलोज। तो आगे जाकर के जैसे ये माइक्रोस्पोर पूरे बन गए तो टैपेटम जो है ना, टैपेटम क्या करेगी कि एक एंजाइम को सिक्रीट करेगी, कैलेज एंजाइम, ठीक है ना। क्या सिक्रीट करेगी, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम, ये जो कैलोज मटेरियल है इनके चारों तरफ, उसको
डिसॉल्व कर लेगा आपस में। डिसॉल्व करने के बाद ये चारों के चारों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग चारों हो जाएंगे, ठीक है। और ये कहानी हो जाएगी। तो टैपिटम जो होगी वो क्या करेगी, माइक्रोस्पोर को अलग अलग करने का काम करेगी, लघु बीजाणुओं को सेपरेट कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद समझना, ये जो माइक्रोस्पोर ये जो अलग अलग हुए हैं ना, इनके ऊपर क्या होता है कि एक आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करना होता है। एक माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु पर एक आवरण बनाती है, समझिए बात को। चारों एक साथ जुड़े हुए थे, माइक्रोस्पोर थे, क्या थे, माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु, ठीक है। चारों को कैलेज एंजाइम के थ्रू अलग करा, कैलोज को डिसॉल्व कर दिया टैपिटम ने, ठीक है। उसके बाद में ये जो हर एक माइक्रोस्पोर है ना, इसके बाहर एक आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन किया जाता है टैपिटम के द्वारा, ठीक है ना। सबसे एक बाहरी आवरण का निर्माण किया जाता है जिसको अपन कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना। क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। ये क्या करता है कि एक मटेरियल को सिक्रीट करता है, जैसे एक लेयर बनाता है या बाहर की, और वो बाहर की जो लेयर है उसकी वो ऐसे स्पोरोपोलेनिन से और दूसरे मटेरियल से बनी हुई होती है। माइक्रोस्पोर के ऊपर एक जो है वो कवरिंग बना दी। स्पोरोपोलेनिन जो है वो जिस कवरिंग पे लगा होता है उसको अपन कहते हैं एक्साइन, बाह्य चोल कहते हैं, एक्साइन कहा जाता है, ठीक है। तो एक बात समझना, जब तक ये माइक्रोस्पोर जो है ना, जब तक ये अलग अलग नहीं हुए और इनके ऊपर एक्साइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तब तक तो इसको केवल माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु कहते हैं। लेकिन जैसे ही जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो कंप्लीट होता है, पूरे के पूरे माइक्रोस्पोर बन गए, चारों अलग भी हो गए, लेकिन लास्ट में जब टैपिटम ने उसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन यानी पूरी की पूरी एक्साइन, डिटेल में बात करेंगे इसमें, एक्साइन का निर्माण जब कर दिया इसके ऊपर टैपिटम के थ्रू, तो बाद में टैपिटम तो नष्ट हो जाएगी। इसका लास्ट यही काम होता है कि वो एक्साइन फॉर्मेशन करती है, और जब बन ही चुका है तो न्यूट्रिशन किसको देगी, अब न्यूट्रिशन किसको देगी, जब माइक्रोस्पोर जो पोलन ग्रेन बन ही गए तो अब तो उनको पोषण नहीं चाहिए, सिंपल बात है। तो इसी कारण से टैपिटम जो है वो नष्ट हो जाएगी एक्साइन फॉर्मेशन करके, ठीक है ना। तो जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है, लघु बीजाणु जनन जब पूरा हो जाता है, तो ना मिडल लेयर्स मिलती है और ना ही टैपिटम मिलती है। तो टैपिटम के 3 काम है। सबसे पहले तो जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है उसको न्यूट्रिशन देगा, पोषण देगा। दूसरा काम, ये कैलेज एंजाइम को सिक्रीट करेगा कि चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाए। तीसरा काम, एक्साइन फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइन फॉर्मेशन इन पोलन ग्रेन, एक्साइन फॉर्मेशन इन पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर, पराग कणों के अंदर बाह्य चोल का निर्माण करती है। बाह्य चोल जो है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, ठीक है। तो उसका फॉर्मेशन भी टैपिटम करेंगी। तो जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे जोस्टेरा वगैरह के प्लांट है, उनके अंदर आपको जो है वो ना तो टैपिटम देखने को मिलेगी और ना ही उसके अंदर आपको एक्साइन मिलेगा। तो भाई जोस्टेरा में ये देखा गया था कि उसमें एक जो है ना एक्साइन जो है ना वो मिली नहीं, बिकॉज उसमें टैपिटम नहीं थी। तो बाद में पता चला कि टैपिटम जो है वो एक्साइन का फॉर्मेशन करती है। तो जोस्टेरा के प्लांट के अंदर क्या था कि टैपिटम एब्सेंट थी और एक्साइन भी एब्सेंट थी, इस बात का ध्यान रखना। तो टैपिटम लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो किस प्रकार बनते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार होगा। देखिए, ये तो हो गए अपने टाइप्स ऑफ टैपिटम। देखिए स्टूडेंट, कल जो हमने लास्ट पढ़ा था ना, वो था कि ये 4 लेयर्स होती हैं, कितने 4 टाइप्स की लेयर होती हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसमें क्या है कि ये चारों लेयर्स कैसे बनी, चारों लेयर्स कैसे बनी और साथ साथ में माइक्रोस्पोर कैसे बने, सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम आज पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस कैसे बनती है, एंडोथीसियम कैसे बनती है, मिडल लेयर कैसे बनती है, टैपिटम कैसे बनती है, ठीक है। सारी चीज़ें देखते हैं। तो एक बात समझना, जब एक इमैच्योर एंथर होता है, ठीक है ना,
जब एक इमैच्योर एंथर होता है, ठीक है ना, जब एक इमैच्योर अपरिपक्व परागकोश होता है तो इसमें आपको बाहर की तरफ तो एपिडर्मिस मिलती है, जैसे अधिचर्म में। आपको मैंने बताया भी था कि एपिडर्मिस जो होती है वो पहले से ही प्रेजेंट होती है, उसको बनाने के लिए कोई डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, पहले से ही जो है वो क्या है, इसमें एपिडर्मिस तो पहले से प्रेजेंट है, अधिचर्म पहले से उपस्थित है। बात आती है एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम की, ये तीनों कैसे बनेंगी, फिर माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे। तो देखिए शुरुआती अवस्था में जब ये एक इमैच्योर पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का परागकोश, इमैच्योर एंथर, अपरिपक्व परागकोश, तो इनमें क्या मिलेगा, सबसे बाहर तो आपको एपिडर्मिस मिलेगी और इसके नीचे की तरफ जो है वो हाइपोडर्मल की सेल्स मिलेंगी। क्या मिलेगी, हाइपोडर्मल की कोशिकाएं मिलेगी, ठीक है ना। पूरे जो है ना वो रेगुलर होती है, सारी हर जगह पर होगी। हाइपोडर्मल की कुछ कोशिकाएं जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये एंडोथीसियम नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एंडोथीसियम अभी तक नहीं बनी है। तो शुरुआती अवस्था में जो है वो आपको इस तरीके से क्या मिलेगा, हाइपोडर्मल की कोशिका मिलेगी। फिर वही बात है, कॉर्टेक्स वगैरह ये सब मिलेंगे। बीच में आपको जाइलम फ्लोएम मिलेगा, जो आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो कि भाई यहाँ जाइलम फ्लोएम में वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। मतलब सारी लेयर्स कहाँ है, कैसे बनेगी। तो देखो क्या होता है कि जो हाइपोडर्मल की कोशिका है, ठीक है, कि ये जो हाइपोडर्मल की कोशिका है इसमें से कोई भी एक कोशिका, हाइपोडर्मल सेल, तो हाइपोडर्मल सेल में से क्या होगा कि कोई भी एक हाइपोडर्मल सेल चारों कॉर्नर्स में एक एक हाइपोडर्मल सेल न्यूट्रिशन को गेन कर लेती है, अपना जो पोषण है उसको ग्रहण कर लेगी बहुत ज़्यादा, और साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाती है, साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ये साइज में बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, बड़ी हो गई तो इसमें इसको कहा जाने लगता है, मतलब देखो यहाँ कोई डिवीजन नहीं हुआ है, कोई डिवीजन नहीं है। हाइपोडर्मल ने क्या किया है, केवल क्या किया भाई, यहाँ पर अपना साइज बड़ा कर लिया है, जो है न्यूट्रिशन गेन करके। तो चारों कॉर्नर्स में एक एक सेल बड़ी हो जाती है, ठीक है। उसको अपन कहते हैं आर्कीस्पोरियल कोशिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात समझना, क्या कहते हैं इसको अपन कहते हैं 2n ही होती है नॉर्मल, ध्यान रखना, ठीक है। आर्कीस्पोरियल सेल, प्रपशु कोशिका। तो यहाँ पर ये आर्कीस्पोरियल कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। हाइपोडर्मल की ही कुछ कोशिका, हर कॉर्नर्स की एक एक कोशिका बड़ी हो जाती है, उसी को अपन प्रपशु कोशिका कहते हैं, आर्कीस्पोरियल। अब ये जो आर्कीस्पोरियल कोशिका है ये करेगी डिवीजन, ठीक है ना, ये क्या करती है, एक डिवीजन करती है, ठीक है। परिणत विभाजन होता है इसके अंदर, क्या होता है, परिणत विभाजन होता है। तो मतलब देखो ट्रांसवर्स इस तरीके से डिवीजन होगा, इसके अंदर परिणत विभाजन होगा, और ये डिवीजन करके ट्रांसवर्स डिवीजन जो इसमें देखने को मिलेगा, इसमें ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन है ना वो एक तरीके का माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि देखें जब कभी भी सेल डिवीजन होगा तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्रोमोसोम के नंबर हाफ होंगे या सेम रहेंगे, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी या सिमिलर बनी रहेगी। तो जो आर्कीस्पोरियल सेल है ना वो क्या करती है कि जो ट्रांसवर्स डिवीजन किया है, परिणत विभाजन है, ठीक है ना, परिणत विभाजन किया है, इससे ये दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। और दूसरी बात कि ये माइटोसिस होता है एक तरीके का समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो माइटोसिस में हमेशा क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, समान रहते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आर्कीस्पोरियल में भी सारे के सारे क्रोमोसोम थे 2n, तो इनमें भी क्या होंगे 2n और 2n ही होंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली जो कोशिका है, ऊपर वाली का मतलब हो गया जैसे इसमें विभाजन हुए, ठीक है। तो ये वाली जो एपिडर्मिस की तरफ वाली सेल है, एपिडर्मिस की तरफ वाली सेल को कहते हैं PSC और नीचे वाली को कहते हैं PPC, सॉरी PPC ये हो गई और ये हो गई आपकी PSC। देखो क्या नाम है इसका, इसे कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ठीक है तो वही 2n ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 2n होती है। तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका इसे कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी पेराइटल सेल। और ये जो नीचे वाली सेल है इसको कहते हैं, इसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं PPC,
ठीक है। और ये होती है आपकी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, PSC, ठीक है, PSC। इसको हटाओ यहाँ से। तो PPC जो है ना वो तो अलग है, PPC, ठीक। तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों के अंदर आप चाहें तो इसका प्लॉइडी लेवल भी बता सकते हो कि दिस इज 2N एंड दिस इज ऑल्सो 2N, ठीक है। तो क्या हुआ, आर्किस्पोरियल कोशिका जो हाइपोडर्मल की सेल से बनी थी, हाइपोडर्मल की सेल से बनी है ना, उसमें उसने अपना ट्रांसवर्स डिवीजन किया, परिणत विभाजन हुआ, 2 सेल्स बनी। जो एपिडर्मिस की तरफ जो सेल थी, जो अधिचर्म की तरफ सेल थी कोशिका, वो तो हो गई प्राइमरी पैराइटल सेल, ठीक है। और नीचे वाली हो गई प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। शॉर्ट फॉर्म इसकी याद रखिएगा, PSC एंड PPC, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ना, ये तो क्या करेगी कि आगे माइटोसिस करना स्टार्ट करेगी। क्या करेगी, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस करेगी, ठीक है, समसूत्री विभाजन करेगी। तो समसूत्री विभाजन करके आप समझ रहे हो, सब समझ रहे हो कि माइटोसिस होगा तो मतलब अपने जैसी ही क्रोमोसोम की सेल को बनाएगा, बिल्कुल सही है। तो माइटोसिस होकर क्या होगा कि PPC में ये बनाएगी एंडोथीसियम को, मिडल लेयर को, मध्य परत, मिडल लेयर यानी मध्य परतें, एंडोथीसियम और साथ साथ में टेपिटम, ये फॉर्मेशन करेगी PPC। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है वो देखो एपिडर्मिस की तरफ मिल रही है, तो एपिडर्मिस की तरफ है तो जाहिर सी बात है जो हम एंडोथीसियम पढ़ के आए, मिडल लेयर और टेपिटम पढ़ के आए, उनका फॉर्मेशन तो एपिडर्मिस की तरफ से ही होगा। तो ये माइटोसिस करेंगे PPC और ये 3 लेयर्स बनाएंगे, 3 टाइप्स की लेयर, आप जानते हो मिडल लेयर 3 से 4 लेयर्स की पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्मेशन हुआ। और अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ना, ये मेन काम करेगी, ठीक है ना। देखो एक बात समझना, नाम आ गया इसका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, मतलब ये बीजाणुओं को बनाएगी, है ना, स्पोर्स को बनाएगी। और हम जानते हैं कि इनके अंदर हमेशा पोलन सेक में हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर का, लघु बीजाणुओं का। तो लघु बीजाणुओं का निर्माण जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से हो रहा है। किससे हो रहा है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से हो रहा है, ठीक है। अब एक बात समझो, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल एक ही होंगी, ऐसी बहुत सारी होंगी, ठीक है ना। बहुत बार आर्किस्पोरियल सेल बनेगी, ठीक है ना, बहुत सारे आपको PPC PSC मिलेंगी, तो अलग अलग जो है ना लेयर्स बनेंगी। तो जो यहाँ पर बहुत सारी PPC PSC बनती है, PSC मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, तो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका जो लघु बीजाणुओं को बनाएगी, जो माइक्रोस्पोर्स को बनाएगी, बहुत सारी सेल्स मिलती है। अब सपोज करो कि बहुत सारी सेल्स मिल रही है, तो एक सेल तो है नहीं, पूरा का पूरा क्या बन गया, उत्तक बन गया, समझे बात को। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक सेल नहीं बनेगी, देखो एक आर्किस्पोरियल से तो एक ही PSC बनती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस। तो ऐसी बहुत सारी बार बार आर्किस्पोरियल सेल बनेगी एक एंथर के अंदर, तो बहुत बार अलग अलग PSC बनेगी। तो जितनी बार आपको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल मिले तो मतलब एक पूरा ग्रुप बन जाता है सेल्स का, कोशिकाओं का समूह बन जाता है। तो कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल है, तो इसका मतलब अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल नहीं, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाएगा, प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक, ठीक है। और इन उत्तकों की जो हर कोशिका है यानी ईच PSC ये क्या करेगी, थोड़ा सा न्यूट्रिशन गेन करेगी, ठीक है, थोड़ा सा पोषण ग्रहण करेगी और अपने साइज को थोड़ा बड़ा कर लेगी, और बड़ा साइज करके, ठीक है ना, बड़ा साइज करके है तो ये भी 2N ही ना, ठीक है, ये बनाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाएगी MMC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। क्या बनाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी, ठीक है। मतलब सोच के देखो कि बहुत सारी PSC जो है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है ना, तो वो उत्तक हो गया पूरा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो रही है।
तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू जो उत्तक है प्राथमिक बीजाणुजनक, उसमें बहुत सारी एमएमसी बनती है, क्योंकि ग्रुप भी पीएससी का है तो खूब सारी एमएमसी बनेगी, क्लियर बात है, ठीक है, क्लियर कट है ये तो चीज़। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, यहाँ कोई डिवीजन नहीं हुआ है, ये केवल थोड़ा सा न्यूट्रिशन को गेन किया है और अपने साइज को बड़ा बना लिया। अब एक बात समझना, देखो ये जो सेल है ना एमएमसी, मात्र कोशिका शब्द आ गया, मात्र मदर सेल, मदर का मतलब है जो डायरेक्ट अब किसी नई चीज़ को जन्म देगी, कोई नई चीज़ को बनाएगी। तो हम यहाँ पर स्पोर बनाना चाहते हैं, माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर किससे बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। लघु बीजाणु किससे बने? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। तो अब ये क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इससे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। जैसे इस डायग्राम को थोड़ा सा आप सीक्वेंस में देखना, अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या करेगी? यहाँ पर मियोसिस करेगी। मियोसिस 2 स्टेप में होता है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री फर्स्ट होता है पहले, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा कि जो 2 सेल्स बन रही हैं, ठीक है ना, जो 2 सेल्स बन रही हैं वो अपने क्रोमोसोम्स इसमें क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू में क्या हो गया कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गए? हाफ हो गए मियोसिस फर्स्ट में। अर्धसूत्री का मतलब ये होता है कि गुणसूत्रों को आधा कर दो, अर्ध मतलब आधा, सूत्र मतलब गुणसूत्र। तो मियोसिस फर्स्ट में ही जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे, तो 2 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 2 लघु बीजाणु, 2 माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है। ये ध्यान रखना, हर एक एमएमसी करेगी, बहुत सारी एमएमसी बनती है, ठीक है। तो हर एक एमएमसी मियोसिस फर्स्ट करके 2 लघु बीजाणु बनाएगी, फिर ये भी 2 विभाजन करेगा, ये भी 2। थोड़ी सी जगह कम है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिर्फ इंडिकेशन दे रही हूँ यहाँ पर कि ये हो गया। इसका मतलब अब इस तरीके से ये 2 बनाएंगे, ये 2 बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको टोटल 4 माइक्रोस्पोर जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। एक इसके पीछे की तरफ होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमें एंजियोस्पर्म में ये 4 माइक्रोस्पोर आपस में अटैच मिलेंगे, ठीक है ना। क्या होगा? इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर अटैच मिलेंगे। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो देखो इससे 2 बने, इससे 2 बने, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने मियोसिस सेकंड किया। क्या किया? इन्होंने जो है वो मियोसिस सेकंड किया, ठीक है। मियोसिस सेकंड करने के बाद अर्धसूत्री, ठीक है ना, मियोसिस आफ्टर मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के बाद 4 माइक्रोस्पोर जो है वो आपस में जुड़े हुए नजर आए। 4 लघु बीजाणु बने, एक पीछे है, ठीक है ना। तो 4 लघु बीजाणु जो है वो बन जाते हैं। कैसे बनते हैं ये 4? ठीक है, तो ये चीज़ मियोसिस से बनते हैं, ये क्लियर रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन से किस में हुआ है अर्धसूत्री विभाजन? तो एमएमसी में। एमएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर अच्छे खासे। तो एमएमसी बनी खूब सारी, एक एमएमसी ने 4 माइक्रोस्पोर को बना दिया मियोसिस करके, सिंपल बात है, ठीक है। अब देखें जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं ना, डाइकोट्स, डाइकोट्स के अंदर तो आपको इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगी, चतुष्फलकीय माइक्रोस्पोर मिलेंगे आपको। चतुष्फलकीय जो है वो लघु बीजाणु चतुष्टक मिलेंगे, टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे, ठीक है ना, टेट्राड मिलेगा। जबकि मोनोकॉट्स में, एक बीजपत्री पादपों में क्या मिलेगा कि आपको कुछ इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आएंगे। वो बताया था ना कि शुरू में जुड़े हुए होते हैं, फिर टैपिटम जो है वो उसको अलग अलग कर देती है कैलेज एंजाइम के थ्रू, अभी बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कंडीशन है इसको अपन कहते हैं, ये तो टेट्राहेड्रल हो गई, ये होता है आइसोबाइलेट्रल, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? समद्विपार्श्विक, आइसोबाइलेट्रल समद्विपार्श्विक, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट्स में, एक बीजपत्री पादपों में मिलता है मोनोकॉट्स में, जबकि टेट्राहेड्रल आपको मिलेगा डाइकोट में देखने को, ठीक है ना। तो द्विबीजपत्रियों में। तो एक बात को अच्छे समझिएगा कि एमएमसी ने मियोसिस किया है, जो कि पीएससी थी, उसने थोड़ा सा साइज बड़ा किया, एमएमसी बनाया। एमएमसी जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, एमएमसी क्या करती है कि 2 टाइप के डिवीजन करती है, ठीक है ना। एक बीजपत्री पादपों में तो आइसोबाइलेट्रल बनाएगी, ठीक है,
द्विबीजपत्री में जो एमएमसी होगी डाइकोट्स के अंदर जो होगी वो टेट्राहेड्रल टेट्राएड का फॉर्मेशन करेगी। दोनों में है वही चीज़, 4 माइक्रोस्पोर है, 4 लघु बीजाणु हैं एंड वो चारों लघु बीजाणु, चारों माइक्रोस्पोर कैलोज के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। कहानी वही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एमएमसी ही मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाती है। लघु बीजाणु चतुष्टक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा बनता है अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने क्या पढ़ा है, ये जो टॉपिक है ना इसको अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, कि लघु बीजाणु कैसे बनते हैं। तो दिस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। तो हमने लघु बीजाणु जनन में केवल ये नहीं है कि माइक्रोस्पोर कैसे बने, उसके दौरान बीच में हमको एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम भी पता चल गई कि किस प्रकार बनी है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो ज़रूर पूछिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।